दोस्तों, ये बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की बंदूक को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा कि बंदूक कहाँ है, तब बच्चे ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेतों में दबा के आया हूँ। जब कई बंदूकें हो जाएंगी तो उनसे लड़ने में आसानी होगी। कौन था ये वीर जो बंदूक बोता था और कलम से वार करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी था, जिसका सपना सिर्फ आजादी नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे का था। पर इतिहास ने उसके इस रेवोल्यूशनरी पर्सोना के एंगल को बहुत जस्टिस नहीं दिया और उसे बस एक बंदूकधारी देशभक्त तक सीमित कर दिया। यह रेवोल्यूशनरी कौन थे? दोस्तों, आज तक आपने देश के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो भी सुना है, उसका सारा लब्बो लुबाब बस यही निकल कर आया कि भारत में दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक जो नॉन वायलेंट थे, शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आजादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वो थे जो थे बड़े ही गर्म खून के, बात बात पर निकाल देते थे हैंडमेड पिस्तौल। बागी किस्म के ये नौजवान पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, मूंछों पर ताव देकर शान से लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इनके बारे में कहा तो ये जाता है कि ये योद्धा अपनी पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि गर्म मिजाजी के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया, जिनके ऊपर न जाने कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वो तो असल में सदी के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने कलम का जादू भी उतना ही बिखेरा। तो आखिर आज तक ये सच क्यों सामने नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की गोली से ज्यादा विचारों की क्रांति पर भरोसा था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या यह योद्धा सिर्फ देशभक्त ही थे या उससे कहीं ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित थे या वो सोचते थे इससे कहीं ज्यादा और आगे? इस योद्धा के बारे में ये भी शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि समुद्र सा गहरा उनका देश प्रेम तो था, उससे भी कहीं ज्यादा गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तभी तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वहीं उनकी कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का ये जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो दिन जब ये आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यहाँ कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस ऑडियो सीरीज के नायक की हस्ती कुछ ऐसी है कि अपने आखिर के पल में भी ईश्वर को याद किए जाने का कहने पर उनका जवाब था कि पूरी उम्र मैं नास्तिक था। अगर अब मौत से डरकर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहलाऊंगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में भरपूर किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल्स लिखे, पोएट्री लिखी। इनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल थे जिस पर वो हमेशा डटे रहे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के यह योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकन से इन्फ्लुएंस्ड थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनके कंटेम्पररीज से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर के जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने इन्हें नास्तिक बना दिया? तो कौन है हमारे इस ऑडियो सीरीज के नायक जिनके 3 प्रिंसिपल्स कोई ठीक से न समझ पाया? उससे ज्यादा जरूरी, आखिर क्या थे ये 3 प्रिंसिपल्स जिसने इस हीरो को हर दौर के लिए रेलेवेंट और इमॉर्टल बना दिया? बचपन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को पंजाब सूबे के लायलपुर जिले के बावली गांव में हुआ था। अब ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने घर से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा दोनों अपने देश की आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह के दादा को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी नफरत थी कि वो अंग्रेजों के एक एक निशान को मिटा देना चाहते थे। जब भगत सिंह पढ़ने लिखने की उम्र में आए तो परिवार में चर्चा चली कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करा दिया जाए। लेकिन दादा को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि उनका पोता उस किसी भी स्कूल में पढ़ाई करे
जिसका नाम अंग्रेजों से जुड़ा हो। उन्होंने भगत सिंह को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था और यही वजह थी कि इनका दाखिला आर्य समाज के स्कूल में करा दिया गया। हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह की दीवानगी इसी माहौल में रंग लाई। मैं बंदूक बोता हूं। भगत सिंह के भीतर आजादी को लेकर कितनी बेचैनी थी, इसका सबूत उनके बचपन के एक वाकये से मिलता है। तब उनकी उम्र महज 5 साल की थी। आम बच्चों की तरह वो भी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। इसके लिए वो अपने साथियों को 2-2 टोलियों में बांट दिया करते थे। वे एक दूसरे पर हमला करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। इस अभ्यास में उनकी वीरता, धीरता और निर्भीकता के अभ्यास का आभास मिलता था। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में लग गए और भगत सिंह अपने खेल में। लेकिन अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर गया। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। नंद किशोर मेहता को भगत सिंह पर स्नेह आ गया और नंद किशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने जवाब दिया, भगत सिंह। मेहता ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने तनकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता ने चौंकते हुए पूछा, बंदूकें? भगत सिंह ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ बंदूकें। मेहता ने पूछा, ऐसा क्यों? भगत सिंह का जवाब था, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता की जानने की ख्वाहिश बढ़ी। आगे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बेसाख्ता जवाब दिया, देशभक्ति, मुल्क की खिदमत। नंद किशोर मेहता ने नन्हे से भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मेहता भगत सिंह के जवाब से दंग थे। उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार व विलक्षण बच्चे ने जन्म लिया है। मैं इसे दिल से दुआ देता हूँ। तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। भगत सिंह की आगे की कहानी ये साबित करती है कि मेहता की भविष्यवाणी पूरी तरह सच निकली। विरासत में बगावत। कुछ संकल्प अवचेतन में समा जाते हैं। भगत सिंह के भीतर के कुछ संकल्प ऐसे ही आकार लिए थे। 1857 के गदर से लेकर कूका विद्रोह तक जो भी साहित्य मिलता, भगत सिंह उसे पढ़ डालते। एक एक क्रांतिकारी की कहानी किशोर भगत सिंह की जुबान पर थी। उनके खुद के परिवार की कई पीढ़ियां अंग्रेजी राज से लड़ती आ रही थीं। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह को देश के लिए मर मिटते भगत सिंह ने देखा था। चाचा स्वर्ण सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में जेल की यातनाओं का विरोध करते हुए शहीद हो चुके थे। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला गया था। दादा और पिता आए दिन आंदोलनों की अगुवाई करते जेल जाया करते थे। पिता गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे तो चाचा गरम दल की विचारधारा का नुमाइंदगी करते थे। घर में घंटों बहसें होती। इसी माहौल में भगत सिंह के जहन में विचारों की फसल पकती रही। बचपन में ही क्रांति का जुनून। इंसान को संस्कार सिर्फ माता पिता या परिवार से ही नहीं मिलते, समाज भी अपने ढंग से संस्कारों के बीज बोता है। पिछली सदी के शुरुआती साल कुछ ऐसे ही थे। उस दौर में संस्कारों और विचारों की जो फसल उगी, उसका असर आज भी दिखाई देता है। उन दिनों गोरी हुकूमत ने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थीं। देशभक्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा था। किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना सरकार का शगल बन गया था। ऐसे में जब 8 साल के बालक भगत सिंह ने किशोर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा, तो हमेशा के लिए करतार देवता उनके बालमन के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। 24 घंटे करतार की तस्वीर भगत सिंह के साथ रहती। सराभा की फांसी के रोज क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया था, वो भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह थीं। फख्र है भारत को ऐ करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों,
कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। सोलह साल की उम्र में दुनिया। भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। देश को आजादी कैसे मिले इस पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा किया करते थे। जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू उतनी ही अच्छी अंग्रेजी और पंजाबी भी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे भाषा विवाद पर झकझोर देने वाला लेख लिखा। लेख पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 50 रुपए का इनाम दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश में यह लेख प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह ने उस लेख में लिखा था, इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। अगर हम सभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते तो कम से कम लिपि तो एक बना देना चाहिए। उर्दू लिपि सर्वांग संपूर्ण नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी है। उर्दू कवियों की उड़ान चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ईरान से साकी और अरब के खजूरों तक जा पहुंचती है। काजी नजरुल इस्लाम की कविता में तो धूर जटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, लेकिन हमारे उर्दू, हिंदी, पंजाबी कवि उस ओर ध्यान तक न दे सके। क्या ये दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनका अनजानापन है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचे गए साहित्य से हम कहां तक भारतीय बन सकते हैं? तो उर्दू अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भरे पूरे रूप में हिंदी लिपि मौजूद है, तो फिर उसे अपनाने में हिचक क्यों? हिंदी के पक्षधर सज्जनों से हम कहेंगे कि हिंदी भाषा ही अंत में एक दिन भारत की भाषा बनेगी, लेकिन पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। घर छोड़कर कानपुर का रुख। इसी बीच भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर जा पहुंचे। भगत सिंह ने यहां पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उनके विचारोत्तेजक लेख प्रताप में छपते और उन्हें पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी भड़कने लगती। उन्हीं दिनों कलकत्ते से साप्ताहिक मतवाला निकलता था। मतवाला में लिखे भगत सिंह के 2 लेख बेहद चर्चित हुए। एक का शीर्षक था विश्व प्रेम। 15 और 22 नवंबर 1924 को 2 किस्तों में ये लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में भगत सिंह के विचारों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति दिखती है। यह किस्सा कुछ इस तरह था। जब तक काला, गोरा, सभ्य, असभ्य, शासक, शासित, अमीर, गरीब, छूत, अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुत्व और कहां विश्व प्रेम। ये उपदेश स्वतंत्र जातियां दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका विचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह जिंदगी भर दर दर ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तुम विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़े होना तो सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, तब तक डैम कालामैन कहलाओगे। जब तक देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा ये ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम? यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। माँ को आजाद कराने के लिए कट मरो। बंदी माँ को आजाद कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। मरने को तत्पर हो जाओ।